नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस खास क्लास को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जो बच्चे क्लास के अंदर आ चुके हैं, आप सभी जानते हैं ये कोई आम क्लास नहीं है, पूछा है भारत में मैं जीताना स्वागत करता हूं आप सभी का। और ये क्लास है बेसिकली तथास्तु। तथास्तु की 22 नंबर की क्लास है ये, जिसके अंदर हम यूपीएससी इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले जो आपका कल का क्वेश्चन बचा हुआ था उसको पूरा करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कोई और दिक्कत समस्या है तो बता दो, नहीं तो हम चीजों को शुरू करें। क्लास के अंदर पंकज, देवशी, अंशु सिंह, सुभी दुबे, ठीक है, गुंजन सिंह, रंजन और भी बहुत सारे बच्चे क्लास के अंदर आ चुके हैं, जैसे शशि है, डुगू है, ठीक है, और आपके जो है सिंह साहब हैं, ये स्मृति है, ठीक है, और ये है आपके कमलावत है करके एक छात्रा निकी है, ठीक है, कृष्णा बाबा है, बहुत सारे बच्चे क्लास में आए हैं। चलो पहले हम क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। क्या कुछ क्वेश्चन आपको कल देखने को मिले थे और आज हम किस का डिस्कशन करने वाले हैं। देखो बात को समझना बच्चे, बात को बहुत ध्यानपूर्वक समझना। कि सर कल की क्लास के अंदर डिस्कशन तो खूब ताबड़तोड़ चल रहा था और कल की क्लास के अंतर्गत डिस्कशन करते हुए मैंने आपको कुछ चीजों के बारे में डिस्कशन करा दिया था। और यहाँ पर आज हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे जीएसटी के रिगार्डिंग। कुछ आपके आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल्स रिलेटेड टू जीएसटी, छोटी सी क्यूट सी हेडिंग बना लेना, आर्टिकल्स रिलेटेड टू जीएसटी, ठीक है। चलो सबसे पहले आर्टिकल जो जीएसटी से रिलेट होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 101 में था। और ये विधेयक कौन सा था, विधेयक कौन से नंबर का था सर, ये विधेयक जो था, ये विधेयक कौन से नंबर का था, यह जो बिल था, बिल कौन से नंबर का था, 122वां। तो इसमें पूछा जाता है कि आर्टिकल 246 ए का मतलब क्या है। सर यह आपको बताता है सिमिल्टेनियस पावर, पार्लियामेंट एंड स्टेट, इसके ऊपर जो शक्तियां हैं वो किस किस प्रकार से शक्तियों की व्याख्या की गई है, उसके बारे में मैं बात कर लेता हूं कि सर पावर किस प्रकार से बताई जाती है। बताया जाता है कि सर जो आपका जीएसटी है समवर्ती सूची का हिस्सा है। इस आर्टिकल में लिखा हुआ है 246 के अंदर कि जीएसटी समवर्ती सूची का हिस्सा है। जीएसटी किसका हिस्सा है, समवर्ती सूची का हिस्सा है, समवर्ती सूची का हिस्सा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जीएसटी के ऊपर कानून जो है वो केंद्र भी बना सकता है, राज्य भी बना सकता है। ये क्लियर है, बहुत बढ़िया। दूसरा हम बात करते हैं 269 269 के बारे में बात करते हैं। 269 में दो तीन चीजें आपकी बताई गई हैं। 269 में समझिएगा कौन कौन सी चीजें हैं। 269 में पहली चीज तो आपको बताई जाती है जो आपका इंटर स्टेट ट्रेड के लिए जो आपकी इंटीग्रेटेड जीएसटी है, इसकी विवेचना की गई है। इसके अंदर आईजीएसटी की विवेचना की गई है। आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी की चर्चा की गई है, इंटीग्रेटेड जीएसटी की चर्चा यहाँ पर की गई है। और साथ ही साथ यहाँ एक चर्चा और की जाएगी जिसको हम समझते हैं जैसे 269 के ए के अंतर्गत यह है कब का एक्ट 2016 का है, लागू होता है 1 जुलाई 2017 से। लागू कब से हुआ है, 1 जुलाई 2017 से। तो हमें पता लगता है कि सर आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी है और साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अंदर भी इसी का प्रयोग है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में प्रयोग होता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में जीएसटी, व्यापार में जो जीएसटी लगती है वो इंटीग्रेटेड जीएसटी लगती है। ऑनलाइन व्यापार में जो जीएसटी लगती है, ऑनलाइन ट्रेड के अंदर यानी व्यापार के अंदर जो जीएसटी लगती है, ऑनलाइन व्यापार के अंदर जो जीएसटी लगती है वो भी आईजीएसटी लगती है। तो यहाँ इस प्रकार से आईजीएसटी का उल्लेखीकरण है, राइट। चलो और अंतिम बचता है आपका 279 ए जो बताता है जीएसटी काउंसिल के बारे में, जो बताता है कि सर जीएसटी जो काउंसिल है इसके बारे में बताना है। तो यहाँ जो जीएसटी काउंसिल के बारे में विवेचना की गई है, जीएसटी काउंसिल के बारे में, तो उसको बोलते हैं जीएसटी परिषद। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जीएसटी परिषद, जीएसटी परिषद यहाँ पर बताया गया है। तो लिख लीजिए जीएसटी परिषद के बारे में, जीएसटी काउंसिल के बारे में लिख लेना। तो जीएसटी काउंसिल के अंदर सदस्य कितने होते हैं, तो इसके अंदर टोटल सदस्यों की अगर मैं चर्चा करूं तो कितने सदस्य हैं, तो सदस्य हैं इसके अंदर 33 प्लस 1, ठीक है, 32 प्लस 1 बेटा, 32 प्लस 1 है। और जो एक प्रमुख होता है वो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त आयोग के अध्यक्ष होते हैं। इसका गठन कब किया गया था, तुरंत ही कर दिया गया था, ठीक है। चलो ये आपका क्लियर होता है यहाँ पर। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल्स के बारे में। ये जीएसटी के बारे में केवल विशेष आर्टिकल्स हैं क्योंकि इसको अलग से नहीं पढ़ाया जा सकता था, इसलिए जीएसटी के सारे आर्टिकल मैंने एक ही बार में लिख दिए, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं हर हर महादेव, हर हर महादेव, ठीक है। चलो सर अब हम बात करते हैं कुछ आर्टिकल्स के बारे में। आपको कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, कुछ एक मेजर आर्टिकल्स आपको देखने को मिलते हैं, उनके बारे में थोड़ा समझ लीजिएगा। कुछ एक आर्टिकल्स होते हैं जिसके बारे में समझना थोड़ा जरूरी होता है। कुछ टैक्सेशंस के बारे में डिस्कशन किया जाता है। देयर आर सम आर्टिकल्स जो टैक्स का डिस्कशन करते हैं। मैं एक बार उन आर्टिकल्स के बारे में भी आपको बता दूं जो आर्टिकल्स आपके टैक्स का डिस्कशन करते हैं, बताते हैं। आर्टिकल 268 69 70, क्योंकि मेजरली उन आर्टिकल्स को पढ़ाया नहीं जाता। अब जिन आर्टिकल्स को नहीं पढ़ाया जाता तो कई बार मेरा क्या होता है, मेरा मानना ये होता है कि छात्रों को मेजर आर्टिकल्स के बारे में डिस्कशन कराया जाना चाहिए जिससे कि उनको अच्छी खासी क्लैरिटी और उनके सामने आए, अच्छी खासी क्लैरिटी उनके सामने और आए। तो अब हम इन आर्टिकल्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। थोड़े से आर्टिकल आपको देखने को मिलते हैं, समझिएगा। दीज आर इंपोर्टेंट आर्टिकल्स, ये थोड़े जरूरी आर्टिकल्स होंगे। अब 268 के अंतर्गत कुछ करों का डिस्कशन किया गया है। ऐसे कर जो संघ द्वारा लगाया गया है और राज्य के द्वारा संघीकृत है और राज्य के द्वारा ही रखा गया, वो आपके देखने को मिलते हैं आर्टिकल 268 में। मतलब ऐसे जो कर होते हैं जिनको केंद्र के द्वारा अध्यारोपित, इसमें करों का उल्लेख है, करों का उल्लेख यहाँ पर है, करों का उल्लेख यहाँ पर है। और कौन से कर हैं, ये होते हैं केंद्र द्वारा अध्यारोपित, राज्य के द्वारा संग्रहित और रखे जाने वाले, ठीक है। कौन अध्यारोपित कौन करता है, अध्यारोपित यानी लगाता कौन है, अध्यारोपित करने का काम किया जाता है। अध्यारोपित करता है केंद्र, संग्रहित कौन करता है, संग्रहित कौन करता है यानी कलेक्ट कौन करता है, संग्रहित कौन करता है, सर यह करता है। संग्रहित के साथ साथ याद रखना प्लस रखने वाला कौन होता है, प्लस रखना, ये काम किया जाता है राज्य के द्वारा, राज्य के द्वारा। एग्जांपल दीजिए, ऐसे कौन से टैक्स आपको देखने को मिल सकते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स इसी प्रकार के हैं। एग्जांपल लीजिए, कॉर्पोरेट टैक्स इसी का एग्जांपल होगा, ये है जैसे कॉर्पोरेट टैक्स है, जैसे एग्जांपल कॉर्पोरेट टैक्स आपको देखने को मिल जाएंगे, कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक। निगम कर जिसको बोलते हैं, निगम कर इसी प्रकार का है। दूसरा है आर्टिकल 269 लेवाइड कलेक्टेड बाय यूनियन असाइंड टू स्टेट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि 269 में आपको देखने को मिलते हैं जैसे आपका न्यूज़पेपर टैक्स है, न्यूज़पेपर है, ठीक है, न्यूज़पेपर हो गया, या आपका आईजीएसटी हो गया, ये सब आईजीएसटी हो गया, तो इनका उल्लेख यहाँ पर किया गया है, ठीक है, इनका उल्लेख यहाँ पर किया गया है। इसको थोड़ा सा समझिएगा। और तीसरा आपको देखने को मिलता है ये वाला कर, नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फटाफट से बताइए। ठीक है, ये आपने करे, बहुत बढ़िया। तो घर से फोन था इस वजह से मैं थोड़ा सा साइड में हूँ। तो घर से फोन था, राइट। लखनऊ से प्रणाम, प्रणाम स्वीकार किया जाता है। अब दूसरा हम आगे बढ़ते हैं। ये आर्टिकल 269 की मैंने चर्चा की, जैसे न्यूज़पेपर या आईजीएसटी टैक्स होता है, आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसे ये लगाया किसके द्वारा जाता है, लेवाइड या कलेक्टेड, ये यूनियन करता है। इसका मतलब है कि इसको अध्यारोपित और संग्रहित कौन करता है, यूनियन करता है, और ये बाद में राज्य को सौंप दिया जाता है। अब इसके अंदर आपको जो देखने को मिलता है जो एसजीएसटी होता है, स्टेट जीएसटी, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। कई बार क्या होता है जब कोई वस्तु लेके आई जाती है तो उस पर एसजीएसटी लगाया जाता है, मतलब राज्य के द्वारा उस पर कुछ जीएसटी लगाया जाता है, और बाद में जिस राज्य में वह प्रोड्यूस होता है उसी राज्य को वो रुपए वापस मिल जाते हैं। तो करेक्ट आपको यही देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला संघ के द्वारा लगाया, संघीकृत, राज्य को सौंपा गया। अब 270 आर्टिकल होता है डिविजिबल टू, डिवाइड या कलेक्टेड बाय यूनियन और डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं, मतलब केंद्र के द्वारा ये कलेक्ट किए जाते हैं, केंद्र द्वारा कलेक्टेड होंगे, केंद्र द्वारा यह क्या होंगे, कलेक्ट किए जाते हैं, केंद्र द्वारा कलेक्टेड किए जाते हैं और ये बांट लिए जाते हैं, और उसके बाद ये राज्य केंद्र बांटे जाते हैं।
जाते हैं, केंद्र में बांटे जाते हैं, केंद्र में बंटते हैं, राज्य व केंद्र के अंदर आपके बंटते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे आपको देखने को मिल जाएंगे कुछ मेजर टाइप ऑफ टैक्सेस हैं, जैसे आपके जो टैक्स आपको देखने को मिलते हैं जिनको कहा जाता है स्टाम्प ड्यूटी। स्टाम्प ड्यूटी इसमें आती है, स्टाम्प ड्यूटी आपकी इसमें आती है, याद रखना। स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करते हैं, स्टॉक मार्केट भी इसी के अंदर आते हैं, ये डिवाइड होते हैं, स्टॉक मार्केट भी इसी के अंदर आते हैं भाई, याद रखना। स्टॉक मार्केट भी केंद्र के पास जाता है। फिर हम बात करते हैं 271 सरचार्जेस होते हैं, इनको उपकर बोलते हैं। केंद्र केवल केंद्र के लिए एक्सक्लूसिवली फॉर सेंटर होते हैं, कई बार करों के ऊपर भी कर लगाए जाते हैं। केंद्र सरकार कई बार अपने मतलब अगर उसका खर्चा पूरा नहीं हो रहा है, खर्चा पूरा नहीं हो रहा है, तब क्या होता है सरचार्जेस लगाए जाते हैं। तो यह आपको देखने को मिलता है, एक्सक्लूसिव है सेंटर के लिए। सरचार्जेस का कांसेप्ट क्या होता है? कर पर कर लगाना, कर पर कर लगाना, कर पर कर लगाना आपको देखने को मिलता है। और ये किस लिए करती है सरकार? सरकार कई बार अपने वित्त की पूर्ति के लिए कर पर कर लगा देती है, और यह एक्सक्लूसिवली केवल सेंटर ही लगा सकता है, इसको कोई और नहीं लगा सकता। तो ये पूरा आर्टिकल देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ अच्छे आर्टिकल्स के बारे में जो ताबड़तोड़ पूछे जाते हैं। अ फ्यू आर्टिकल्स जो रिपीटेडली बहुत बहुत बार पूछे जाते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये बात हो चुकी है। अब हम बात करते हैं, इसको थोड़ा सा समझना, इसको बहुत बार नहीं बताया जाता, बट ये वाला जो सवाल आपने देखा, ये वाला जो सवाल आपने देखा, ये बहुत ज्यादा पूछा गया, बहुत ज्यादा पूछा गया सवाल है। एग्जांपल के अच्छा जो बच्चा स्टाम्प की बात कर रहा है, स्टाम्प यहाँ पर है, स्टाम्प टैक्स यहाँ पर है, स्टाम्प जो बच्चा स्टाम्प को पूछ रहा है, स्टाम्प यहाँ पर है बच्चे। ठीक है, चल यहाँ पर आ जाइए दोबारा से। यहाँ पर 275 इनको बोलते हैं स्टैट्यूटरी ग्रांट, इनको बोला जाता है। इनका मतलब है वैधानिक प्राप्तियां, वैधानिक प्राप्तियां आपकी होती हैं, वैधानिक प्राप्तियां, वैधानिक प्राप्तियां इनको बोलते हैं, वैधानिक प्राप्तियां इनको बोला जाता है। और ये वैधानिक प्राप्तियां क्या कॉन्सेप्ट है? सर राज्य को कई बार अतिरिक्त धन सौंपा जाता है, राज्य को कई बार अतिरिक्त धन सौंपा जाता है। जैसे अभी रिसेंट में पिछले साल के बजट में, पिछले साल के बजट में तो नहीं था, पिछले साल के बजट में आंध्र प्रदेश को और बिहार को अलग से कुछ पैसा दिया गया था, तो वो स्टैट्यूटरी ग्रांट था, वो वैधानिक प्राप्तियां थी। नीड बेस्ड पार्लियामेंट डिसाइड करेगा यदि किसी राज्य को अतिरिक्त धन का दिया जाना, किसी राज्य को अतिरिक्त धन का दिया जाना इसी के अंतर्गत आता है। किसी राज्य को अतिरिक्त धन का दिया जाना, किसी राज्य को अतिरिक्त धन का दिया जाना, किसी राज्य को अतिरिक्त धन का दिया जाना, अतिरिक्त धन देना आपका इसमें आएगा। अतिरिक्त धन एक राज्य को दिया जाता है, किसी राज्य को अतिरिक्त धन दिया जाता है, तो आर्टिकल 275 में ही आता है। ये नीड बेस्ड होता है, मतलब कि आवश्यकता के अनुसार दिया जाता है, यह आवश्यकता के अनुसार होता है, आवश्यकता के अनुसार होता है। क्या होता है सर? दिस इज अकॉर्डिंग टू द नीड। अगर किसी राज्य सरकार को जरूरत है उस धन की, तो राज्य सरकार को वह धन दिया जाएगा और वह केंद्र के द्वारा दिया जाता है। राइट, बहुत बढ़िया। चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड, यह कहां से दिया जाता है सर जी? वास्तविकता में अतिरिक्त धन जो दिया जाता है यह संचित निधि से दिया जाता है। कहां से? संचित निधि से दिया जाता है, संचित निधि से। और संचित निधि से दिया जाता है, इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है सर? जनजातीय विकास इसका मेजर ऑब्जेक्टिव होता है। जनजातीय या आप कह लीजिए सर्वांगीण विकास इसका काम होता है। सर्वांगीण, सर्वांगीण का मतलब होता है सभी का, सर्वांगीण विकास इसका काम होता है। केवल ट्राइबल ना रखिए, आप याद रखना इसका काम केवल वेलफेयर से ही होता है, ट्राइबल वेलफेयर की तो जरूरत भी नहीं है, इसका काम वेलफेयर से ही होता है, कि वेलफेयर के लिए किया जाता है, आवश्यकता के अनुसार केंद्र के द्वारा राज्य को कुछ अतिरिक्त पैसा दिया जाना। ठीक है, चलो याद रखना। अगला आर्टिकल 282, ये हम यहाँ पे ना देखते हैं, आर्टिकल 280 देखते हैं, इस वजह से मैं इसको यहाँ पर हटा रहा हूँ। ठीक है, चलो इसको हम यहाँ पे इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि यह विवेकीय ग्रांट होते हैं, इनको विवेकीय आप बोलते हैं, विवेकीय, विवेकीय अनुदान इनको बोला जाता है, विवेकीय अनुदान इनको बोला जाता है। इसको मैं अभी यहाँ नहीं बता रहा हूँ, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए होते हैं, लोगों के लिए होते हैं, जो राष्ट्रीय स्कीमों में यूज किए जाते हैं, वो 282 होते हैं, बट इसको मैं यहाँ नहीं बता रहा, इसको मैं आगे बताऊंगा, पहले आप इसको लिख लीजिए। मासूम जो बजट का पैसा होता है यहीं पर से। अब हम 280 की बात करते हैं, ये गलती से आर्टिकल लिखा है, अब हम 280 की बात, राइट? अगर स्लाइड्स में है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं हाथ से ही इसको बताऊंगा। ठीक है, चलो हालांकि मैं इसको हाथ से ही बताता हूँ तो वो मेरे ख्याल से आपके लिए ज्यादा सही होगा। यहाँ से आगे मैं हाथ से पढ़ाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है? इन आर्टिकल्स को हाथ से पढ़ाया जाएगा। व्हाइट स्लाइड यूज कर लेता हूँ, ठीक है? व्हाइट स्लाइड यूज कर रहा हूँ ताकि थोड़ा अच्छे से समझ पाएगा। ओके, तो यहाँ मैंने मस्त हेडिंग बनाई है, चकाचक हेडिंग बनाता हूँ, एक मस्त चकाचक हेडिंग बनाता हूँ। ये लो हेडिंग आपकी किस चीज की बनेगी? सबसे पहले मैं बताता हूँ आर्टिकल 280 की फाइनेंस कमीशन की। यहाँ मस्त चकाचक हेडिंग बनी है आर्टिकल 280 की, जिसको बोलते हैं फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल 280 जिसको बोला जाता है वित्त आयोग, जिसको फाइनेंस कमीशन बोलेंगे। वित्त आयोग मतलब फाइनेंस कमीशन। इसका कार्य क्या होता है? अगर किसी को पता है तो बता दीजिए, इसका उद्देश्य क्या होता है? फाइनेंस कमीशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइनेंस कमीशन का ऑब्जेक्टिव क्या है सर? फाइनेंस कमीशन का ऑब्जेक्टिव पता क्या होता है? क्या होता है सर? फाइनेंस कमीशन का ऑब्जेक्टिव है केंद्र में राज्यों के मध्य करों का विभाजन, केंद्र में राज्यों के मध्य, केंद्र में राज्यों के मध्य करों का विभाजन, मध्य करों का विभाजन, करों का विभाजन आपको देखने को मिलता है, मतलब डिवीजन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर इसका काम बजट बनाना होता है, बट ऐसा नहीं है। देखो अगर हम बात करते हैं कि भैया जो वित्त आयोग है इसका काम होता है टैक्स डिवीजन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, इसका काम ही होता है टैक्स डिवीजन। टैक्स डिवीजन भी किस प्रकार से? सेंटर और स्टेट के मध्य, कि सेंटर एंड स्टेट के मध्य इसका विभाजन कैसे कैसे किया जाए, कि कोई टैक्स प्राप्त हुआ तो राज्य को उसका कितना हिस्सा मिले और केंद्र को उसका कितना हिस्सा मिले, ये काम इसने किया। अब पूछा जाता है वित्त आयोग के बारे में कि सर वित्त आयोग के पढ़ाते हुए बता दीजिए सर वित्त आयोग का जो गठन है, इसको गठन को लेकर क्या चर्चा लिखी गई थी? मैं सच बात बता दूं, एस्टैब्लिशमेंट, क्योंकि उस समय संविधान सभा में मौजूद था, तो संविधान सभा में जब आर्टिकल 280 बना रहे थे तो इसमें लिखते हैं कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष के भीतर एक आयोग बनाया जाए जो करों का विभाजन करे। लिखा तो ये गया था, इसमें लिखा गया था संविधान की शुरुआत से 5 वर्ष के भीतर, संविधान की शुरुआत के 5 वर्ष के भीतर, शुरुआत के 2 वर्ष के भीतर, 2 वर्ष बोला था, 2 वर्ष के भीतर, ठीक है, कर विभाजन के लिए आयोग बनाया जाएगा, कर विभाजन आयोग बनेगा, कर विभाजन आयोग बनेगा जो प्रत्येक 5 वर्ष में दोबारा बनता रहेगा, आयोग बनेगा जो प्रत्येक 5 वर्ष पुनर्गठित होता रहेगा, प्रत्येक 5th वर्ष पुनर्गठित होता रहेगा, पुनर्गठित होता रहेगा बाय प्रेसिडेंट, रहेगा बाय प्रेसिडेंट, बाय राष्ट्रपति। ये बात इस पर लिखी हुई थी। अब राष्ट्रपति थे अपनी चालू चीज, तो ये बात आती है 1950 में, संविधान लागू कब होता है? 1950 में संविधान लागू होता है। संविधान की शुरुआत कब से मानी जाती है? 26 जनवरी 1950। तो हमारे राष्ट्रपति उस समय कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने आपको देखी ना धक्का देखी, उन्होंने एक ही साल के भीतर इसको बना मारा, उन्होंने एक ही साल में वित्त आयोग को बना मारा, और वित्त आयोग का गठन होता है 1951 में। 1950 में 51 में पहला वित्त आयोग शुरू होता है, 51 से 56 पहला वित्त आयोग आपका बनता है, पहला वित्त आयोग बनाया गया राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा, पहला वित्त आयोग। पूछा जाता है कि इसके हेड कौन है, क्योंकि अगर हम बात करें जब वित्त आयोग का गठन किया जाता है तो इसके अंदर सदस्य भी रहते हैं। अगर इसकी संरचना की बात करूं, मोटी-मोटी संरचना की बात करूं, तो संरचना कैसी है? तो संरचना के बारे में समझना, संरचना इसकी कैसी आपको देखने को मिलती है। संरचना, तो संरचना का मतलब होता है कि सर स्ट्रक्चर इसका कैसा है, तो समझिए सर स्ट्रक्चर इसका कैसा आपको देखने को मिलेगा। इसके स्ट्रक्चर में हमें पता लगता है, स्ट्रक्चर में पता लगता है कि सर स्ट्रक्चर है इसका 4+1, और ये जो होता है मुख्य इसके अंतर्गत होते हैं, मुख्य वित्त अधिकारी हमारे होते हैं। और सच बताऊं अगर मैं, ठीक है, तो देखिए, और ये अनुपम भाई लिख लो यहाँ पर, सच बताऊं तो मुख्य इसमें जो पहले बनाए गए थे, पहले मुख्य थे, उनका नाम था केसी नियोगी। उनका नाम क्या था? केसी नियोगी उनका नाम था, केसी नियोगी उनका नाम था। जो भारत में प्लानिंग कमीशन बनता है वो नियोगी कमेटी के आधार पर ही बना, और ये नियोगी कमेटी 47 में बनी थी। दूसरा पॉइंट आता है वर्तमान में कौन सा चल रहा है, ये भी जरूरी है, वर्तमान के हिसाब से अपडेटेड रहना। तो वर्तमान की अगर मैं चर्चा करूंगा, वर्तमान में आपको जो देखने को मिल रहा है वो कौन सा है? 16वां फाइनेंस कमीशन है, फाइनेंस कमीशन है, और इसके जो टाइम लिमिट है वो 26 से 31 है। और अध्यक्ष कौन है सर? अरविंद पनगड़िया, अध्यक्ष है अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया।
पन गड़िया आपको देखने को मिल जाएंगे। दूसरा पॉइंट होता है कि वित्त आयोग की जो रिपोर्ट वगैरह होती है सर वो कहां पर होती है बताइए। देखो वित्त आयोग की रिपोर्टों का जिक्र 281 में किया गया है कि वित्त आयोग के द्वारा जो दी गई रिपोर्ट है वह 281 में बताई जाती है और कहा जाता है कि संसद से पारित किए बगैर लागू नहीं। लेट्स सपोज कल को हम मान के चलते हैं कि वित्त आयोग के पद पर अधिकारी के पद पर यहाँ पर मैंने गुल्लू को बिठा दिया। गुल्लू मेरा दोस्त है तो मैंने क्या काम करा, फाइनेंस कमिश्नर मैंने किसको बना दिया, गुल्लू को बना दिया। गुल्लू को मैंने बना दिया तो गुल्लू ने लिखा कि अब गुल्लू कहां से है, गुल्लू का बिहार से। गुल्लू कहां से, गुल्लू बिहार से। तो गुल्लू ने फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट में लिखा कि हमें बिहार से जो टैक्स प्राप्त हुआ है, ये लगता है कि बिहार से हमें जो टैक्स प्राप्त हुआ है वो 10 करोड़ हुआ है। तो गुल्लू कहता है कि अब हम बिहार से रेवेन्यू हमें मिला 10 करोड़ का, लेकिन बिहार के डेवलपमेंट पे हम 100 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। 100 करोड़ रुपए हम खर्च करेंगे, हमें प्राप्त हुआ है यहाँ से 10 करोड़, क्योंकि गुल्लू खुद बिहार से। दूसरा ये कहता है यूपी से हमें कितना प्राप्त हुआ है, कि यूपी से हमें जो प्राप्त हुआ है वो 110 करोड़ यहाँ से प्राप्त हुआ है और हम यूपी पे खाली 10 करोड़ ही खर्च करेंगे क्योंकि यूपी के लोगों के पास बहुत पैसा है, जरूरत नहीं है कुछ और काम। ये बात है सर, ये तो गुल्लू ने बहुत तगड़ी बात कर दी। अब गुल्लू ने यहाँ पर जो बात करी है सर, इस हिसाब से तो सर जो ये बिहार वालों को मजा आ जाएगा, यूपी वालों को बुद्धि खराब हो जाएगी। क्या ये ऐसे लागू हो जाएगा? नहीं होगा। एक्जैक्टली जो भी रिपोर्ट आएगी पहले वो संसद से पारित करानी पड़ेगी और जैसे ही संसद से पारित होती है उसके बाद ये लागू हो पाएगी। रिपोर्ट में कुछ भी अनाप शनाप लिख के अगर देते हैं तो संसद उसको पहले देखेगा, पारित करेगा, तब यह गुल्लू की रिपोर्ट यहाँ पर लागू होगी। तो मैं अब गुल्लू को थोड़ा यहाँ से भगा देता हूँ और बताता हूँ यहाँ पर कि सर ये जो वित्त आयोग की रिपोर्ट है इसको लागू करने के लिए इसको संसद से पारित करना जरूरी है। तो यहाँ पर लिखेंगे सीधा आर्टिकल 281 में लिखा हुआ है कि गुल्लू ने वित्त आयोग की रिपोर्ट को वित्त आयोग की रिपोर्ट को आयोग की रिपोर्ट को वित्त आयोग की रिपोर्ट को लागू करने से पहले 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 संसद से पारित करना जरूरी होता है। 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 पारित करना जरूरी है। इट इज मैंडेटरी टू पास इट। मैंडेटरी टू पास इट। मैंडेट है पास करना। मैंडेटरी टू पास रिपोर्ट फ्रॉम पार्लियामेंट। रिपोर्ट फ्रॉम पार्लियामेंट। रिपोर्ट फ्रॉम पार्लियामेंट। रिपोर्ट फ्रॉम पार्लियामेंट मतलब पार्लियामेंट से पास करना जरूरी होता है। ठीक है चलिए, कल अनुपम जैसे विवाह में गए, कल अनुपम एक विवाह में गए थे और बारात में इन्होंने कल जोश में 2000 रुपये उड़ा दिए। बाद में पता लगा कि रुपये 200 ही थे, बस 10-10 के खुला के रख रहे थे। तो उनको दुख हो रहा है कि उड़ाने 2000 थे, उड़ा 200 दिए। और दुख इस बात का हो रहा है कि वो 200 रुपये उधार लेके गए थे। तो तब से इनके मन पे पत्थर पड़ा हुआ है कि इन्होंने 200 रुपये उड़ाए हैं और वो मित्र वापस मांग रहा है, कह रहा है रुपये नहीं दोगे तो अगली दावत में नहीं ले जाऊंगा। तो अब अनुपम लगा हुआ है 200 के इंतजाम में। वाह जी वाह। आगे बात करते हैं। ये कहानी अनुपम ने खुद मुझे बताई थी फोन करके। इसका स्क्रीनशॉट आप दबोच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हटो बचो। आगे हम बात करते हैं, ये आपका क्लियर होता है। इसके बाद कुछ एक और आर्टिकल्स आपको देखने को मिलते हैं इसी क्लॉज के अंदर, जैसे आर्टिकल 292 देखने को मिलेगा। आर्टिकल आपको देखने को मिलता है 200 जो है 92 देखने को मिलेगा। आर्टिकल 291 भी देखने को मिलेगा। हटो तुम, अब तुम देखो बेटे, अब तो देख बेटा, अब तो गया 293 देखने को मिलेगा और आर्टिकल 297 देखने को मिलेगा और आर्टिकल 300 ए देखने को मिलेगा। बात और यहीं आप ये खेल खत्म इसका कर देंगे। तो ये लीजिए आर्टिकल 201, आर्टिकल 292, 293, 297। अब यहाँ तो मैं ड्राइंग दिखाऊंगा मैं अपनी 200, 300 ए। तो सबसे पहले आप समझेंगे 291 क्या है सर। इसको बोलते हैं बेसिकली प्रीवी पर्स। इसको बोलते हैं प्रीवी पर्स, इसको बोला जाता है। इसको हम प्रीवी पर्स बोलते हैं। प्रीवी पर्स इसको बोला जाता है। प्रीवी पर्स, ये जो कॉन्सेप्ट है प्रीवी पर्स का कॉन्सेप्ट, ये है क्या दरअसल सर? प्रीवी पर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत क्लियर है। क्यों है प्रीवी पर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर? क्योंकि वास्तविकता में ठीक है, ठीक है, आप समझना यहाँ पे प्रीवी पर्स पॉलिसी का मतलब समझना। प्रीवी पर्स क्या होता है? देसी रियासतों के लिए अतिरिक्त अनुदान इसमें दिया जाता था। देसी रियासतों के लिए अतिरिक्त अनुदान, रियासतों के लिए अतिरिक्त अनुदान यहाँ दिया जाता था। अतिरिक्त अनुदान इसमें दिया जाता था। एडिशनल ग्रांट इसमें दिए जाते थे। क्या दिया जाता था? एडिशनल ग्रांट इसमें दिया जाता था। एडिशनल ग्रांट इसमें दिया जाता था। अब दिक्कत यहाँ पर क्या हुई एडिशनल ग्रांट देने में? सर एडिशनल ग्रांट देने में सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ होती है? तो एक्जेक्टली होता यह है कि देसी रियासतों के कॉन्सेप्ट को भी भस्म कर दिया गया। ये कब किया गया था सर? यह किया गया था 26 सीएए यानी संविधान संशोधन 1971। और जब यहाँ पर देसी रियासतें ही खत्म कर दी गई तो यह आर्टिकल 291 वर्तमान में कार्यरत ही नहीं है। वर्तमान में 291 आर्टिकल कार्यरत ही नहीं है। तो यह फिलहाल में कार्य नहीं करता। ये फिलहाल में कार्य ही नहीं करता, याद रखना। इसको समाप्त कर दिया गया। आगे बात करते हैं, अगला पोर्शन देखने को मिलेगा 292 में, केंद्र द्वारा उधार लिया जाना। केंद्र द्वारा उधार लिया जाना, द्वारा उधार लिया जाना, उधार लिया जाना, उधार लिया जाना। बोरोइंग्स बाय सेंटर, बोरोइंग्स बाय सेंटर, बोरोइंग्स बाय सेंटर। जैसे यहाँ पर केंद्र है, अपनी योजनाओं को चलाने के लिए केंद्र कई बार विदेशों से उधार लेता है, वर्ल्ड बैंक से ले लिया, बाकी से ले लिया। ठीक है चलिए, ठीक है चलिए, अब समझिएगा बहुत ध्यानपूर्वक कि केंद्र के द्वारा उधार लिया जाना। अब केंद्र जो है यहाँ पर उधार ले सकता है हर जगह से, मतलब ये चाहे तो डोमेस्टिक उधार ले ले, इंटरनेशनल उधार ले ले, डोमेस्टिक उधार ले ले या इंटरनेशनल उधार ले ले, इंटरनेशनल उधार ले ले। ये आपको यहाँ देखने को मिलता है कि आर्टिकल 292 में। अब 293 में क्या है? 293 में राज्य द्वारा उधार, राज्य भी उधार ले सकता है। राज्य द्वारा उधार यहीं बताया गया है, राज्य द्वारा उधार लिया जाता है। इसके अंदर भी सेम ही कॉन्सेप्ट है भाई साहब, ये डोमेस्टिक भी उधार ले सकता है, डोमेस्टिक भी उधार ले सकता है और ये इंटरनेशनल भी उधार ले सकता है, डोमेस्टिक भी और इंटरनेशनल भी। बट इंटरनेशनल उधार लेने के लिए इसको केंद्र की स्वीकृति चाहिए, केंद्र की अनुमति चाहिए। केंद्र की अनुमति चाहिए होती है कि अगर ये इंटरनेशनल उधार लेना चाहता है। राइट, ये 293। अब हम बात करते हैं 297, ठीक है, 297 में हम बात करते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है चलिए। 297 में बात करते हैं, इसके अंदर क्या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की चर्चा की जाएगी। इकोनॉमिक जोन पर केंद्र का कब्जा, इकोनॉमिक जोन पर केंद्र का कब्जा, केंद्र अधिकार, केंद्र का अधिकार रहेगा। इसको बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है अनन्य, अनन्य आर्थिक क्षेत्र पर केंद्र का कब्जा रहता है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो होता है, आर्थिक क्षेत्र जो होता है, इस पर किसका कब्जा होता है? इस पर सेंटर का कब्जा होता है। मतलब क्या है? देखो मतलब ये है कि ये है मैप ऑफ इंडिया, राइट, ये क्या है सर? मैप ऑफ इंडिया है। अब मैप ऑफ इंडिया में अगर आप समझेंगे कि जो नीचे वाला पोर्शन है, ये तो समुद्र के पानी से भरा हुआ है, ठीक है, तो ये नीचे वाला जो पोर्शन है ये समुद्र के पानी से भरा हुआ है। अगर देखें तो यही जो समुद्र के पानी से भरा हुआ हिस्सा है, इसी हिस्से के अंतर्गत ये अनुन्य क्षेत्र आपको देखने को मिलते हैं। अनुन्य क्षेत्र आपको देखने को मिल जाएगा, ये वाला हिस्सा। ये यहाँ पर अगर कुछ भी निकलता है जो 200 नॉटिकल माइल्स तक जाता है, ये कहाँ तक जाता है? 200 नॉटिकल माइल्स तक जाता है। हिसाब किताब बहुत टेढ़ा है, ये 200 नॉटिकल माइल्स तक जाता है। तो कहा जाता है कि इस क्षेत्र में अगर कुछ भी पाया जाएगा तो यह उस जगह के राज्य का नहीं है, बल्कि है पाया जाने वाला सारा संपूर्ण सर्वत्र धन किसका है? सर इस क्षेत्र में पाया जाना सर्वत्र धन किसका है? केंद्र का है। ये बात यहाँ बताइए। ये 40th संशोधन में तय हुआ था। 200 नॉटिकल माइल्स तक जाता है। कहां तक जाता है? 200 नॉटिकल माइल्स तक जाता है। 200 नॉटिकल माइल्स तक जाता है ना, याद रखना। और 300 ए में संपत्ति का अधिकार है, जो पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था। यहाँ क्या है मेरे लाल? इसके अंदर आपका राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी है,
प्रॉपर्टी है, ठीक है, संपत्ति अधिकार है जो पहले यहाँ नहीं था, यहाँ संपत्ति अधिकार है आपका, संपत्ति का अधिकार है जिसको संपत्ति अधिकार बोला जाएगा। और संपत्ति का अधिकार है ना मेरे लाला, यह पहले कहाँ हुआ करता था संपत्ति का अधिकार, यह पहले आर्टिकल 31 में होता था और दूसरा आर्टिकल 19 फर्स्ट के एफ में हुआ करता था। लेकिन इसको यहाँ कब डाल दिया गया, 44 संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई ने डाल दिया, क्योंकि वो सत्ता को ठीक से चलाने में उनको परेशानी हो रही थी, इसलिए उन्होंने सबकी पार्टी डाल दी। पहले जो एक फंडामेंटल राइट था अब एक लीगल राइट बन चुका है, इसी को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी कह सकते हैं, अब एक लीगल राइट बन चुका है, इसी को आप चाहें तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी कह सकते हैं। अब आप बातों को समझ पाएंगे, सबके सब एक बार लाइक कर देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर थोड़ा और बातें क्लियर होंगी। मजे आ रहे हैं, खुल के खेल रहे हो, देखो याद रखना, कल वैसे ही मेरा फोन टूट गया बेचारा, फोन जो था मेरा फोन गया टूट, कल टेबल पे रखा हुआ था शाम के टाइम और वो नीचे टूट गया, छलांग लगा दी उसने। मैंने कहा भाई तू भी खुश रहे, ठीक है, उसको भी मुक्ति मिली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, अब हम बात को समझते हैं, इसको अगर डिजिटल में समझा रहा होता तो किस तरीके से समझा रहा होता। देखो कुछ एक आर्टिकल्स डिजिटली ऐसे बताए जाते हैं 292 में, यूनियन बोरोइंग ऑफ सीएफआई, यूनियन के द्वारा बोरोइंग और आपकी स्टेट के द्वारा बोरोइंग, ये सब थोड़ा सा यहाँ पर मैंने बता दिया, ठीक है। चलो ठीक है, और एक और बात, ये जो आपकी गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट पर केस हो भी सकता है, गवर्नमेंट केस कर भी सकती है, ये भी थोड़ा समझ में आता है, ठीक है। तो ये थोड़ा रहता है बट इसको इतना ज्यादा जरूरी आप समझते नहीं है। अब सीधा हम बात करेंगे, ये मैंने बता दिया 1944 संविधान संशोधन के माध्यम से विधिक अधिकार बना, पहले फंडामेंटल था, ठीक है। चलो अब यहाँ पूछ लिया जाता है इसमें केस कौन था सर, केटी प्लांटेशन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक, इस केस के बाद आपका डिसीजन आया था, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं आगे भाग 13 के बारे में, नाउ वी टॉक अबाउट पार्ट 13, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, ठीक है। चलो नहीं पंडित भाई ऐसा नहीं है, पार्ट 19 की बात करते हैं। इसके बाद अगला पार्ट आपको देखने को मिलता है बच्चे, कौन सा, पार्ट 13 की हम चर्चा यहाँ पे करेंगे, पार्ट 13 की हम चर्चा यहाँ पे करेंगे, पार्ट 13। और जो 13वां भाग होता है इसमें व्यापार व वाणिज्य की बातें बताई गई हैं, व्यापार व वाणिज्य संविधाएं, वाणिज्य संविधाएं आपकी बताई गई हैं, संविधाएं आपकी बताई गई हैं, आपकी बताई गई हैं, प्रोविजंस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, क्या बताया गया, प्रोविजन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। चलिए नहीं नहीं ऐसा नहीं है अनुपम भाई, मैं क्लास को सेट कर रहा था, क्लास को सेट करने के दौरान ये हुआ, हल्का सा मेरा उसमें हाथ लगा फोन में और वो बिल्कुल किनारे पे पड़ा था और नीचे जाके प्राण पखेरु उसके हो गई, क्योंकि नीचे फर्श है और टेबल लगभग जो है ऊंची है, 3 फीट ऊंची टेबल है। तो व्यापार वाणिज्य की संविधाओं की हम बात करते हैं, व्यापार वाणिज्य की संविधाओं की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स की बात की जा रही है, ट्रेड एंड कॉमर्स की बात यहाँ की जाती है। अब ट्रेड एंड कॉमर्स की बात को यहाँ बताया जाता है कौन से आर्टिकल में, तो इसके लिए आर्टिकल आपको जो देखने को मिलते हैं, आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक हिस्से आपको देखने को मिलते हैं, आर्टिकल 301 से लेकर 307, आर्टिकल 301 से लेकर 307, ठीक है। चलिए ठीक है, अब बताते हैं 301 से लेकर 307। अब इसमें व्यापार वाणिज्य कई बार पूछा जाता है कि प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं, ये प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिए गए, कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। चलिए ऑस्ट्रेलिया से लिया गया प्रावधान है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया प्रावधान है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया प्रावधान है, ये है ऑस्ट्रेलिया। एक बच्चा कह रहा है कि मेरा फोन गिरता रहता है, टूटता नहीं, अब तुम्हारे दिन सही चल रहे हैं इसका मतलब, ऐसे तो मेरा फोन कई बार छत्ते से नीचे गिरता था, तभी नहीं टूटा, परसों इसने आत्महत्या की कोशिश करी थी लेकिन बचा लिया मैंने, इसको सीपीआर दिया बच गया, लेकिन अभी क्या अभी इसको बेचारे को दिक्कत हो गई है, ठीक है। चलिए ठीक, हम बढ़ते हैं आगे, बातों को समझाते हैं। अरे लाइक करते हो बराबर, इन बातों में कुछ नहीं देखा। तो बच्चे इसके अंदर सारे आर्टिकल तो जरूरी नहीं है, एक आर्टिकल 302 जरूर लिख लेना, 302 में बताया गया है राज्य के अंतर्गत या अंतरराज्य व्यापार के लिए केंद्र की परमिशन की आवश्यकता होती है, ठीक है। अंतरराज्य व्यापारों के लिए केंद्र की परमिशन की आवश्यकता होती है, अंतरराज्य व्यापारों के लिए, अंतरराज्य व्यापारों के लिए, अंतरराज्य व्यापार इन इंटरस्टेट जो आपके ट्रेड होते हैं, इंटरस्टेट ट्रेड जो आपके होते हैं, इंटरस्टेट ट्रेड जो आपके होते हैं, इंटरस्टेट ट्रेड्स के लिए अंतरराज्य व्यापार, अंतरराज्य व्यापार, अंतरराज्य व्यापार के लिए, अंतरराज्य व्यापार के लिए केंद्र की आज्ञा चाहिए, केंद्र की आज्ञा आवश्यक है, केंद्र की आज्ञा जरूरी है। मतलब कहने की बात ये होगी कि अगर कोई पर्सन है जो कि दूसरे राज्य का है, वो किसी दूसरे राज्य में अपना व्यापार करना चाहता है तो उसमें उसको सेंटर की परमिशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलो याद रखेंगे, तो ये बहुत ही कॉमन हो जाएगा कि भाई अंतरराज्य परिषद के लिए, इंटरस्टेट ट्रेड्स के लिए जरूरत पड़ती है सेंटर की परमिट की, तो सेंटर परमिट की जरूरत यहां पड़ती है। और इस सवाल मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यह इस बार आपको सीजीएल 2025 में आया था, इसलिए मैंने इस सवाल आपको लिखवाया था, वरना इसमें से कोई क्वेश्चन जरूरी नहीं। अगर हम बात करते हैं आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसको ध्यान से लिखिए, स्टेट की मंजूरी, अगर कोई इंटरनेशनल कंपनी आकर भारत में व्यापार करती है तो उसको राज्य और केंद्र दोनों की आज्ञा चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन आपको देखने को मिलेगा पार्ट 14, इसके बाद हम पार्ट 14 की बात करते हैं। और पार्ट 14 में क्या है मेरे लाल, उसमें सिविल सेवाएं आपको देखने को मिलेगी। तो सिविल सेवा पढ़ने के लिए अगर आप तैयार हैं तो एक बार बता दीजिए, सिविल सर्विसेज कमेंट में लिख दीजिए, कमेंट में लिख दीजिए सिविल सर्विसेज, जिससे कि मैं आपको सिविल सर्विसेज अलग तरीके से ही पढ़ा दूंगा। हटो बच्चों, ओहो लिखिए भाई साहब। अब यहाँ पर आप लिखेंगे सीधा इंडिया स्टील फ्रेम, यह बच्चे यूपीएससी जो भाग 14 है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, भारत का इस्पात ढांचा, इसको कहा जाता है स्टील फ्रेम कहा जाता है। तो पॉइंट ये आता है कि इसको भारत का स्टील फ्रेम कहते हैं तो क्यों कहते हैं, इसमें पॉइंट आता है भारत का स्टील फ्रेम इसको कहते हैं तो क्यों कहते हैं, स्टील फ्रेम अगर इसको कहते हैं तो क्यों कहते हैं, बताइए। स्टील फ्रेम इसको कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है, तब आपको पता लगेगा कि इसको स्टील फ्रेम इसलिए कहा जाता है क्योंकि सर जी ये बात बहुत पुरानी है, 21 अप्रैल की है, 21 अप्रैल 1947 की बात है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, मतलब पटेल ने कहा था, किसने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये कहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक बात कही थी, सरदार पटेल जी ने बात कही थी, सरदार पटेल जी ने कहा था, सरदार पटेल जी ने कहा था कि भारत के लिए स्टील ढांचा, भारत के लिए स्टील ढांचा, भारत के लिए स्टील ढांचा सिविल सर्विसेज ढांचा, सिविल सर्विसेज है, भारत के लिए स्टील ढांचा क्या है, तो भारत के लिए स्टील ढांचा सिविल सर्विसेज है। ये बात यहाँ पर कही जाती है, 21 अप्रैल 1947 में कही गई बात थी, 21 अप्रैल 1947 में कही गई बात थी। और क्योंकि 21 अप्रैल इन्होंने कहा था, इसी कारण से हम कहते हैं मेरे लाल कि 21 अप्रैल करता है कमाल, और 21 अप्रैल आपका कहा जाता है सिविल सर्विसेज डे, सिविल सर्विसेज डे। देखो सिविल सेवा अधिकारी हर कोई बनना चाहता है, पर इस स्तर की मेहनत कोई नहीं करना चाहता, ठीक है, याद रखिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, 21 अप्रैल 1947 में सरदार पटेल जी ने स्पीच में कहा था कि अगर भारत के अंदर सिविल सर्वेंट ना होते तो भारत आज इस प्रकार से होता जैसे कि बगैर अस्थियों के मानव,
ये मजबूती देता है, स्थिरता देता है, याद रखना। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन, और इसके कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की सबसे पहले हम चर्चा करते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की चर्चा करते हैं। सबसे पहले समझना, यहाँ पर ली आयोग का गठन किया जाता है। ली कमीशन का गठन कब हुआ? ली कमीशन का गठन होता है 1923 में। एस्टैब्लिश कब होता है? एस्टैब्लिश कब होता है? 1923 में। असलियत में ये बहुत कम इसका है, मैं इसको अपनी तरफ से दिखाना चाहूंगा, इसको मत लिखना, इसको मिटाओ, मैं दोबारा से लिखूंगा, मुझे नहीं लग रहा है बढ़िया। बात सारी है कि मुझे बढ़िया लगना चाहिए। अब क्योंकि मुझे बढ़िया नहीं लगा तो मैं इसको दोबारा से बताऊंगा। आदमी मैं एकदम अलग ही किस्म का हूं। देखो इसकी शुरुआत होती है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मैं सारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की चर्चा करता हूं। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की शुरुआत होती है 1793 से। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की शुरुआत होती है 1793 से। डलहौजी के द्वारा इसको, इसके द्वारा कॉर्नवालिस ने इसको प्रारंभ किया। कॉर्नवालिस के द्वारा इसको प्रारंभ किया, चार्ल्स कॉर्नवालिस ने सिविल सेवा को शुरू किया। चार्ल्स कॉर्नवालिस ने शुरू किया है, कॉर्नवालिस द्वारा प्रारंभ, कॉर्नवालिस द्वारा इसको प्रारंभ किया गया। लेकिन जब ये शुरू किया गया है तो ये 1793 में शुरू किया गया, इसलिए चार्ल्स कॉर्नवालिस को कहा जाता है फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, इसी वजह से इसको फादर ऑफ सिविल सर्विसेज बोलते हैं, सिविल सर्विसेज बोलते हैं। लेकिन इस समय अगर मैं बात बताऊं, इस समय सिविल सेवा का मुख्यालय लंदन में था, और परीक्षा का जो आधार था वो वास्तविकता में क्या था? नामांकन आधार था। आधार क्या था? मतलब बेस क्या था, किस आधार पर किसी का चयन होगा? बेस क्या था? बेस क्या था? मतलब चयन का आधार क्या था? चयन आधार क्या था? नामांकन। सड़क से उठाकर स्टार बना देते थे। नामांकन यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है कि नॉमिनेशन होगा, नॉमिनेशन इसके अंदर कहा दिया जाता है कि भाई साहब नामांकन करेंगे, नॉमिनेशन करेंगे, किसी का भी नाम उठाएंगे, नॉमिनेशन में देंगे, वो व्यक्ति वहां पर बन जाएगा अध्यक्ष। बात करेंगे नामांकन। दूसरा, इसी के अंतर्गत पॉइंटर को क्रिएट किया जाता है कि नामांकन तो हो गया, नामांकन में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हम बात करें चार्ल्स कॉर्नवालिस के द्वारा इसको प्रारंभ तो कर दिया गया, बेस इसका क्या रखा गया? नामांकन रखा गया। बट एक और बड़ी बात इसके अंदर आती है कि केवल नामांकन से बात नहीं बनेगी, यह होता कहां पे था? ये था कहां पे? सर इसका जो मुख्यालय था वो कहां था? मुख्यालय कहां पर था? सर मुख्यालय था लंदन में। मुख्यालय कहां था? इंग्लैंड के अंदर मुख्यालय देखने को मिलता है। अब भारतीयों ने बहुत अधिक डिमांड करी कि सर हेडक्वार्टर को वापस इंडिया में ले आओ, इंडिया में ले आओ, लेकिन लोग नहीं माने। बताते हैं कि कैसे हुआ ये वाला हिस्सा। ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा उधर, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं, नहीं होगा कलर चेंज, कोशिश करते हैं कलर चेंज हो जाए। ठीक है, इतना हो गया, इतना बहुत है, आपको समझ आ गया कि मुख्यालय लिखा हुआ है, मुख्यालय आपका लिखा हुआ है। इसके बाद डिमांड होने लगी भारत में। फिर एक अगला वर्ष आता है 1854। 1854 में क्या किया जाता है? यहाँ डलहौजी के द्वारा काम किया जाता है। डलहौजी, डलहौजी उस समय भारत का आपका गवर्नर जनरल था। डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल था। एक मैकाले समिति बनाता है, डलहौजी ने मैकाले समिति बनाई, मैकाले समिति बनाई, और मैकाले समिति के आधार पर क्या होता है? सर चयन का आधार परीक्षा हो गया, चयन का आधार क्या हो गया? परीक्षा हो गया कि एग्जाम दो, काम खत्म हो। तो यहाँ पे एग्जाम बेसिस चीजें शुरू कर दी कि एग्जाम दो और सिविल सेवक बनो। लेकिन यहाँ पर भी इसको कहां पर होता था? मुख्यालय कहां था? आज भी इंग्लैंड में था। एग्जाम होता कहां पर था? परीक्षा कहां होती थी? यह भी इंग्लैंड में ही परीक्षा होती थी। तो इस परीक्षा को निकालने वाले पहले भारतीय कौन कहलाए जिन्होंने इस परीक्षा को निकाला है? उनका नाम क्या देखने को मिलेगा? पहला पर्सन जो इस परीक्षा को उत्तीर्ण करता है, सत्येंद्र नाथ टैगोर। प्रथम पर्सन आपको कौन देखने को मिलेगा? एग्जाम मिलेगा, याद रखना, प्रथम व्यक्ति सत्येंद्र नाथ है। प्रथम व्यक्ति कौन है? सत्येंद्र नाथ देखने को मिलता है, सत्येंद्र नाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ, सत्येंद्र नाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर आपको देखने को मिल जाएंगे, जिनको टैगोर कहा जाए। सत्येंद्र नाथ टैगोर, वाह जी वाह। आगे बढ़िए सर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 93 हो गया, 54 हो गया। नेक्स्ट हम आगे की तरफ चलते हैं। 1793, 1854, उसके बाद 1919 का अधिनियम भारत में आया, 1919 का एक्ट भारत में आता है, और 1919 के एक्ट में कहा गया कि इसमें भारतीयों की मांग की परीक्षा भारत में, भारतीयों की मांग परीक्षा भारत में, भारतीयों की मांग थी, भारतीयों की मांग डिमांड ऑफ इंडियंस है कि परीक्षा भारत में हो। ये परीक्षा कहां होनी चाहिए? परीक्षा इंडिया में होनी चाहिए, इंडिया में हो। तो ये कराई जाती है 1922 में। कब कराई जाती है? 1922 में इलाहाबाद में कराई जाती है, और ये सक्सेसफुल रही। इलाहाबाद में कराई गई तो ये ब्रिटिशर्स के लिए भी सक्सेसफुल रही, ब्रिटिशर्स का खर्चा कम हो गया। ये कहां होती है? इलाहाबाद में, और ये सक्सेसफुल रहती है। तो जैसे ये सक्सेसफुल रही, इसके तुरंत बाद 1923 में ली कमीशन बनाया गया, ली कमीशन बनाया गया, ली कमीशन, ली कमीशन के बेसिस पर रिपोर्ट आती है इसकी 1924 में, रिपोर्ट आती है 1924 में, और इसी की रिपोर्ट के बेसिस पर पीएससी डिपार्टमेंट बनाया जाता है। इसी की रिपोर्ट के बेसिस पर 1926 में बनाया जाता है पीएससी डिपार्टमेंट, पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया। और इसको पब्लिक सर्विस कमीशन को क्या बोलते हैं मेरे लाल? लोक सेवा आयोग। इस फुल फॉर्म को याद रखना कृपया करके, लोक सेवा आयोग इसको बोलते हैं, लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग इसको बोलते हैं। आगे 1935 में चलते चलते, यही 1935 में चलते चलते क्या हो गया? एफपीएससी हो गया। एफपीएससी ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, एफ का मतलब होगा फेडरल या संघीय, फेडरल या संघीय, यही हो गया। और उससे आगे चलकर यह अंतिम रूप लेगा, और फिर यह 1950 के अंदर 26 जनवरी को ये क्या होता है? राष्ट्रीयकरण हुआ इसका, राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन होता है, और ये यूपीएससी बन गया, संघ लोक सेवा आयोग, संघ यानी यूनियन, और पीएससी की फुल फॉर्म यही होगी, पब्लिक सर्विस कमीशन। अब कुछ बच्चों को जो मुझसे पढ़े हुए हैं उनको मैंने बहुत बार बताया कि बेटे 1947 के अंतर्गत इस प्रकार से बना है, बिल्कुल सही बात। यूपीएससी जो नाम है वो 47 में मिला है, यूपीएससी शब्द 1947 में मिला है, और नेशनलाइजेशन 26 जनवरी 1950 में हुआ है। आप कृपया करके इसको समझ लीजिए। इस प्रकार से यह मेरा अब तक का बहुत ही क्लासिक लेवल पर पढ़ाया गया कार्य है, कृपया करके इसको नोट कर लीजिएगा, और भूलने की गलती मत करना चाहिए। सर पीसीएस का इंटरव्यू इलाहाबाद में होता है, डिपेंड करता है कि आपका सेंटर कहां पे, सिर्फ इलाहाबाद में नहीं होता, ठीक है, याद रखिए। लाइक कर पा रहे हो ना भाई क्लास में? अच्छा, इसके बाद आप एक्साइटेड हैं हिस्ट्री पढ़ने के लिए? क्योंकि ये तो आज हो जाएगी क्लास, कल हो जाएगी, और परसों हो जाएगी। क्या लाला, हिस्ट्री पढ़ने के लिए एक्साइटेड हैं आप? एक्साइटेड है ना भाई साहब, फुल मजा आएगा। सर ऑफलाइन में पढ़ना है ड्रेस तो अब यार मेरी ऑफलाइन क्लासेस ऑफ चल रही हैं, करंटली माई ऑल ऑफलाइन क्लासेस आर ऑफ, वर्तमान सारी ऑफलाइन क्लास ऑफ है। चलिए आगे हम बात करते हैं। बढ़िया, तो अगर यार आप हिस्ट्री के लिए एक्साइटेड हो तो क्लास को लाइक वगैरह करते रहा करो, रेगुलर आया करो। चलिए भाई चर्चा करते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि कुछ कंडीशंस आपको देखने को मिलती है, इसके आर्टिकल्स कैसे कैसे हैं। जैसे आर्टिकल 308 में डेफिनेशन बताई गई, राज्य शब्द का संदर्भ जम्मू कश्मीर को ऐतिहासिक संदर्भ को छोड़कर बताया गया, बट अब ये एक्सेप्शन इसमें रद्द कर दिया गया, यह रद्द इसमें कर दिया गया है। क्यों रद्द कब किया गया है? 31 अक्टूबर 2019 में इसको रद्द कर दिया गया है। बात करना, कृपया करके इसके टेंशन मत लेना, ये आर्टिकल जरूरी नहीं होते। अगर मैं आर्टिकल्स की बात करता हूं, इसमें आर्टिकल्स आपको जो देखने को मिलते हैं 308 से लेकर 311, ये प्रारंभिक विचारों के बारे में बात करते हैं, प्रारंभिक विचार। 312 से लेकर और 323 ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक, सारे इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वो नहीं,
आप तो सुष्मिता बहुत सारे बच्चे हैं, आप हुए, निकी हुए, डुग्गू हुए, टारगेट हुए, अनुपम हुआ, अमित कुमार हुए, प्रवीण हुए, ठीक है, पीहू हुए, बहुत सारे बच्चे रेगुलर वाले हैं, हम जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, बट याद रखना कि कॉन्सेप्ट है कि विधायिका की शक्ति क्या है, संसद संघ के लिए और राज्य विधानमंडल के लिए कानून बनाकर भारतीय सेवाएँ तय करेंगे। राष्ट्रपति राज्यपाल की शक्ति है, जब तक कानून नहीं बनता तब तक राष्ट्रपति यूनियन या राज्यपाल आपके स्टेट के अंदर कानून बना सकते हैं और संघ लोक सेवा सेवाओं को संचित कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर आर्टिकल 310 में सिविल सेवक राष्ट्रपति राज्यपाल की इच्छा तक ही पद पर रह सकता है, इनका कोई कार्यकाल नहीं होता। रक्षा या सेवा संघ के सिविल सेवा अधिकारी अखिल भारतीय सेवा जो आपको देखने को मिलते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत राज्य के सिविल सेवा वाले लोग रहते हैं। यह शक्ति पूर्ण नहीं है, दिस इज नॉट एब्सोल्यूट। अगर राष्ट्रपति किसी को हटाना चाहे तो हटा सकता है। डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर है जो आर्टिकल 310 में, बट मैं फिर बता रहा हूं जरूरी है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट सिविल सेवकों का संरक्षण है, जैसे नियुक्ति करने वाले से नीचे का अधिकारी नहीं हटा सकता, जब इनकी नियुक्ति होती है तो इनसे नीचे का अधिकारी को इनको नहीं हटा सकता, मतलब किसी भी अधिकारी को उससे नीचे के रैंक का अधिकारी सबऑर्डिनेट अथॉरिटी पद से नहीं हटा सकता जिसने उसे नियुक्त किया, राइट। दूसरा कि सुनवाई का अधिकार है, बर्खास्तगी नहीं है या पद अवनति है। रिडक्शन इन रैंक से पहले जांच अनिवार्य है और आरोप की जानकारी देना जरूरी है। अगर कोई आरोप की जानकारी नहीं देता तो वह मान्य नहीं होगा। ये असलियत में आर्टिकल 311 है, सुनवाई का अधिकार है और जो बताया जाता है कि इनको कोई भी इनसे नीचे पद का अधिकारी नहीं हटा सकता। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना, राइट। तो इसकी भी कोई जरूरत है नहीं। यहां से आर्टिकल शुरू होते हैं, एक्सेप्शन को छोड़ देना। जांच इंक्वायरी आपराधिक मामले में यदि अधिकारी को किसी आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया तो जांच होगी, ठीक है। व्यवहारिक नॉट प्रैक्टिकल, यदि सक्षम प्राधिकारी लिखित में कारण बताए कि जांच करना व्यवहारिक नहीं है तो इसमें एक्सेप्शन बन सकता है। राज्य की सुरक्षा, राष्ट्रीय राज्यपाल को लगता है कि देश की सुरक्षा के हित में जांच करना ठीक नहीं है तो जांच नहीं होगी। एक्सेप्शन भी क्रिएट किए गए हैं, आर्टिकल 311 के अंदर एक्सेप्शन है, इनको याद नहीं रखना, आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, आप इसको छोड़ सकते हैं। आगे ये लैंडमार्क डिसीजंस हैं, ये कर्मचारी को भी अनुच्छेद 311 का संरक्षण मिलेगा यदि आदेश में कलंक स्टिग्मा लगा है तो। जगदीश मित्र बनाम भारत संघ केस 64 से लेट करता है, महेंद्र कुमार बनाम भारत संघ केस 2028 से लेट करता है, और जो आपका लेशराम सुशील बनाम मणिपुर राज्य 2024 का केस है, राज्यपाल की संतुष्टि ठोस सबूतों पर आधारित होनी चाहिए, मनमानी नहीं होनी चाहिए। ये अभी रिसेंट के केसेस हैं जो आर्टिकल 311 से रिलेट करते हैं। कृपया करके ये जरूर याद कर लेना, आर्टिकल 311 से रिलेटेड जो लैंडमार्क डिसीजंस हैं, जैसे लेशराम सुशील सिंह का केस है, मणिपुर राज्य से है, क्योंकि एक सिविल सेवा अधिकारी पर जांच का जो निर्णय लेता है, जांच जो करी जाती है वह किसके निर्णय से की जाती है, राज्यपाल के कहने पर ही हो सकती है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं 312 आर्टिकल, ये है आर्टिकल बहुत बड़ी, इसमें अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है। देखो अखिल भारतीय सेवा क्या होती है, ऐसी सेवाएं जिनका अधिकार संपूर्ण भारत में है उनको अखिल भारतीय सेवा कहा जाता है। तो ये उसी प्रकार की सेवाएं आपको देखने को मिलती हैं जिनका विस्तार संपूर्ण भारत में आपको देखने को मिलता है। एक बार इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मेरे लाल नोट करो फटाफट से। नोट किया आपने, फटाफट से बताइए। चर्चा करते हैं इससे आगे, ठीक है। सर अकबर कब जिंदा होगा? अकबर यार अगले जैसे मेडावल इंडिया शुरू करेंगे तब उसको जिंदा है, ठीक है। ये आपका क्लियर होता है, बहुत बेहतरीन। इसके बाद इसमें 3 ही ऐसे पद हैं जो आपको देखने को मिलते हैं जो अखिल भारतीय सेवाओं में आते हैं। इनका अधिकार पूरे भारत में रहता है, वो है आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, आईएफओएस, भारतीय वन सेवा, ये 1966 में जोड़ी गई थी। इसके अलावा कोई भी ऐसी पोस्ट नहीं है जो आपकी ऑल इंडिया सर्विसेज में आती हो। ऑल इंडिया सर्विसेज में केवल आपको लिमिटेड पद ही देखने को मिलते हैं। अब राज्यसभा का विशेष अधिकार, यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो संसद नई अखिल भारतीय सेवा बना सकती है। अखिल भारतीय सेवा का निर्माण राज्यसभा पर ही निर्भर करता है। मैंने क्या बताया, अखिल भारतीय सेवा का निर्माण होना केवल और केवल किस पर निर्भर करता है, राज्यसभा पर ही निर्भर करता है। आगे पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग, आर्टिकल 315, आर्टिकल 315 की चर्चा की जाए। अगर वास्तविकता में बात बताऊं, ये जो आर्टिकल है ये आर्टिकल 312 के ए का उल्लेखीकरण करता है। संघ के लिए आपका यूपीएससी होता है, राज्य के लिए एसपीएससी होता है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए जीपीएससी होता है, जो संसद के द्वारा कानून बनाकर बनाया जाता है। ये आर्टिकल 315 के अंदर ही बताया गया है, तो इसका पूरा गठन आर्टिकल 315 में है। एक और चीज आप यहां पर समझना, आर्टिकल 315 के अंदर इनका पूरा उल्लेखीकरण बताया गया है, लोक सेवा आयोग का पूरा उल्लेखीकरण बताया गया है कि उल्लेखीकरण होगा तो कैसे होगा, नहीं होगा तो कैसे नहीं होगा। राज्यपाल के अनुरोध राष्ट्रपति की मंजूरी पर यूपीएससी की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है, इसी के बारे में उल्लेखीकरण किया जाता है। दूसरी अगर मैं बात बताऊं, इसको थोड़ा सा समझ, बहुत बढ़िया, ये आर्टिकल 316 है। नियुक्ति जो होती है यूपीएससी या जेपीएससी के अध्यक्ष की राष्ट्रपति के द्वारा होती है, कार्यकाल 6 वर्ष है, रेजिग्नेशन किस होता है, राष्ट्रपति को देता है, ठीक है, याद रखना। दूसरे इसके अंतर्गत अगर हम बात करते हैं और समझिएगा, स्टेट पीएससी जैसे हरियाणा के लिए एचपीएससी होगा, यूपी के लिए यूपीपीएससी होगा, यूपीपीएससी होगा, ठीक है, और आपके एमपी के लिए एमपीपीएससी हो जाएगा, ठीक है, राजस्थान के लिए आरएस हो जाएगा, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आरपीएससी भी होता है, आरपीएससी भी आपका होता है, ठीक, और बीपीएससी बिहार के लिए हो जाता है। इनको राज्यपाल अपॉइंट करता है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, राज्यपाल को अपना रिजाइन देते हैं। क्वालिफिकेशन आधे सदस्य 50% ऐसे होने चाहिए जिन्हें भारत सरकार में 10 वर्ष का अनुभव रहा हो। इसके अंदर कंसिडरेशन ये होती है, अब बच्चे सोच रहे हैं कि आधे सदस्य मतलब इसके अंदर टोटल सदस्य कितने होते हैं, इसकी संरचना का व्याख्या नहीं की गई। चलो मैं संरचना की व्याख्या कर लूं। यूपीएससी के अंदर जो सदस्यों की संख्या होती है वो कितनी होती है, तो इसके अंदर जो सदस्यों की संख्या होती है वह 9 हो सकती है मिनिमम, और यह मैक्सिमम हो सकती है 11 हो सकती है मैक्सिमम। तो 9 हो सकती है मिनिमम, 11 हो सकती है मैक्सिमम। लोक सेवा आयोग जिसको राज्य के लिए, स्टेट के लिए बनाया जाता है, एसपीएससी लोक सेवा आयोग इसको कहा जाता है। तो राज्य के लोक सेवा आयोग राज्य पर निर्भर करता है, राज्य पर निर्भर है, ये कभी कहीं ज्यादा कभी कहीं कम हो सकते हैं। वर्तमान में जो ये प्रमुख अधिकारी होते हैं, इसका कॉन्सेप्ट ये होता है 9+1 होगा या 10+1 होगा। मतलब ये कॉन्सेप्ट ऐसे काम करता है, या तो 9+1 में काम करेगा, 10+1 में काम करेगा। अब 9+1 होगा तो इसमें जो प्रमुख अधिकारी होता है वो व्यक्ति वर्तमान में अजय कुमार वर्तमान, राइट। प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज नहीं होता, पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, बताया मैंने। इसके आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 317 में इनको हटाने की प्रक्रिया है। अध्यक्ष सदस्यों के केवल राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है, राज्यपाल द्वारा इनको नहीं हटाया जा सकता। अगर इनको हटाए जाने की बात की जा रही है तो केवल और केवल कौन हटा सकता है इनको, तो इनको पद से हटाने के लिए केवल एक ही व्यक्ति जिम्मेदार हो सकता है और वो कौन है, राष्ट्रपति। इनको पद से केवल और केवल राष्ट्रपति ही हटा सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा ही इनको पद से हटाया जा सकता है, राज्यपाल के द्वारा नहीं। रिमूव कौन कर सकता है, ओनली प्रेसिडेंट कैन रिमूव दैम।
ग्राउंड क्या है, कदाचार मिसबिहेवियर होना चाहिए तो ही। प्रक्रिया के राष्ट्रपति मामले को सुप्रीम कोर्ट के पास जांच के लिए भेजते हैं, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट बाध्यकारी होती है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हटाओ तो हटाओ, नहीं हटाओ। दिवालिया होना, अन्य वैतनिक रोजगार करना या शारीरिक मानसिक अक्षमता होना, तो इनको इनके पद से हटाया जा सकता है। यह दूसरा कोई काम करने लगे, बिजनेस स्टार्ट कर दें, सीईओ बन जाए कहीं पर, तो इनको इनके पद से हटा दिया जाए। राइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं आयोग की स्वतंत्रताएं। आर्टिकल 322 में इनके चीजों के बारे में बताया गया कि इनके जो वेतन वगैरह है वो कहां से मिलेगा। आर्टिकल 322 में इनका वेतन बताया गया कि वो कंसोलिडेटेड फंड से मिलेगा और यह संसद में मतदान नहीं करेंगे सदस्य। राइट, पुनर्नियुक्ति पर रोक है आर्टिकल 319, कार्यकाल समाप्त होने पर उसी पद पर दोबारा नियुक्त नहीं होते। रोजगार पर प्रतिबंध है, यूपीएससी अध्यक्ष सेवानिवृत्त होने के बाद भारतीय राज्य सरकार में कोई अन्य नौकरी नहीं कर सकते। यह कोई अन्य नौकरी नहीं कर सकती। आर्टिकल 319 में बताया गया कि अगर एक बार ये वहां से रिजाइन देते हैं तो ना तो कहीं और अपॉइंट होंगे, ना ही ये कहीं और कोई गवर्नमेंट जॉब करेंगे। ये इसके अंदर कॉन्सेप्ट खुल बताया गया है। बात है समझ, बहुत बेहतर। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा हम इनके फंक्शनों की बात करते हैं, इनके फंक्शनों की हम बात करते हैं, उनको भी समझ लेना थोड़ा-सा। फंक्शनों की बात है, आर्टिकल 320 में बताई गई है कि संघ, राज्य और सेवाओं के लिए परीक्षाएं आयोजित कराना, इनके फंक्शंस 320 में है कि यूपीएससी का काम असलियत में आप जो सोचते हो डीएम जो है वो यूपीएससी का सदस्य नहीं है। थोड़ा अकल की बुद्धि को खोल के सुन लेना, डीएम यूपीएससी का सदस्य नहीं है। यूपीएससी एक आयोग है जिसका काम पेपर कंडक्ट कराना है, जिसका काम परीक्षा आयोजित कराना है, जिसका काम डिसिप्लिनरी मैटर्स को देखना है कि अगर कोई काम कर रहा है सिविल सेवक यानी कोई डीएम, एसडीएम काम कर रहा है वो सही कर रहा है नहीं, उसकी सेवाओं को देखना है, भर्ती के तरीकों पर सलाह देना है, प्रमोशन और डेपुटेशन पर सलाह देना है। रिजर्वेशन के मामले में आर्टिकल 16 में आयोग से परामर्श लेना आवश्यक नहीं मानते। अगर सबसे पहले अगर कहीं से रिजर्वेशन हटेगा तो यूपीएससी से हटेगा। ये बहुत बड़ी बात कर रहा हूं मैं। अगर सबसे पहले रिजर्वेशन कहीं से हटेगा वो यूपीएससी से हटेगा, क्योंकि यह बाइंडिंग नहीं होता। अगर यूपीएससी के सदस्य चाहे तो कल के कल रिजर्वेशन हटा सकते हैं और उनके ऊपर बाइंडिंग भी नहीं है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इनकी रिपोर्ट्स। आर्टिकल 323 में बनती है, यूनियन राष्ट्रपति को रिपोर्ट देते हैं, स्टेट राज्यपाल को रिपोर्ट देते हैं और राज्यपाल इनको राज्य विधानमंडल में देता है, राष्ट्रपति इसको संसद में पेश करता है। यदि सरकार आयोग की सलाह नहीं मानती तो उसे संसद या विधानमंडल में इसका कारण बताना होता है। मान के चलो कि हमारे यूपीपीएससी डिपार्टमेंट ने कहा कि हम चाहते हैं कि जी राणा जी को कल के कल एसडीएम घोषित किया जाए। अब जो गवर्नमेंट है वो इस बात को नहीं मानती कि हम राणा जी को क्यों घोषित करें, इन्होंने तो पेपर भी नहीं दिया, तो उनको फिर ये स्पष्ट कारण बताना पड़ेगा। मतलब उनको पूरी बात काटनी पड़ेगी आयोग की, और वो भी संसद में। अब क्योंकि राज्य है तो विधानमंडल में उनको बात काटनी पड़ेगी, नहीं हम राणा जी को वर्तमान में नियुक्त नहीं कर सकते, और नियुक्त ना करने के पीछे का कारण यह है कि इन्होंने परीक्षा वर्तमान में नहीं दी है, इस कारण से। तो ये बताना पड़ेगा। अगर वो नहीं बताते तो आयोग की बात को बगैर कारण के सरकार नहीं टाल सकती, क्योंकि बाइंडिंग प्रकार की रिक्वेस्ट करता है। ठीक है, याद रखिए। अगला सवाल ये है कि आपको 14A पार्ट देखने को मिलता है, पहले से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इसका काम था 323A को बनाना, सीएटी को बनाना, कैट को बनाना, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल को बनाना और अदर ट्राइब्यूनल्स को बनाना। केवल लोक सेवाओं के अधिकारियों की भर्ती और सेवा शर्तों के विवादों के निपटारे के लिए इसको बनाया गया था। दूसरा, आपका अदर ट्राइब्यूनल्स बनाए गए थे, कर, विदेशी मुद्रा, भूमि सुधार आदि के लिए संसद और राज्य विधानमंडल दोनों अलग प्रकार के ट्राइब्यूनल्स बना सकते हैं, जैसे ट्राइफेड का बनना, ये सब इसी में आते हैं। ठीक है, इसी में आते हैं। तो ये आपका क्लियर होता है यहाँ पर। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। एक और, अगर आप लोग एनटीपीसी की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं और एनटीपीसी की परीक्षा को इस बार देना चाहते हैं, तो आप लोगों को एक विशेष सूचना है कि आप एनटीपीसी के लिए तगड़े तरीके से अपनी तैयारी रख सकते हैं। और आप लोगों के लिए यह क्लास बना दी गई है, दोपहर 2 बजे से लाइव होगा। कल की क्लास में मैंने बताया था बेहद आहत हुआ, यह क्लास लगभग 4 घंटे तो चलेगी ही चलेगी। शाम के 6 बजे तक तो ये क्लास चलेगी ही चलेगी। मिनिमम में चलेगी तो 3.5 घंटे, इससे कम नहीं चल सकती अगर आप चाहते हैं इस क्लास को लेना। बट हाँ, इसके बाद आपको करंट अफेयर कहीं और से नहीं पढ़ने पड़ेंगे, एकदम प्राइम लेवल के करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे मैं कवर करता हूँ। तो हो सके तो आप 200 बच्चे हैं तो कृपया करके इसको एक बार जाके लाइव कर देना और क्लास में 2 बजे एक्यूरेट पहुंच जाना। 5-6 मिनट ऊपर नीचे क्लास स्टार्ट होगी पर आना। मिलते हैं सीधा 2 बजे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।